बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। आज ऋषि कृषि श्रृंखला में हमने आपके बीच एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनके बारे में जान करके आपको बहुत खुशी भी होगी और इनसे हम एक अपने इस पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ा एक अमूल्य निधि है। काला नमक चावल के बारे में सुनने पे मुंह में पानी आ जाता है, उसकी सुगंध से हम सभी परिचित हैं। तो हमारे बीच आज हैं कृषि वैज्ञानिक रहे रामचेत चौधरी जी, और रामचेत चौधरी जी ने 40 देशों में काम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी काम किया आपने, और आपको 2024 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। आप का हमारे स्टूडियो में स्वागत है, धन्यवाद, अभिनंदन है। धन्यवाद। तो हम बातचीत शुरू करने के पहले थोड़ा सा आपके बारे में बता दें कि आपने कैसे कैसे ये शुरुआत की, और एक संत कबीर नगर के छोटे से गांव से उठ कर के, इनके गांव का नाम है झिंगुरा, वहाँ से उठ कर के आपने अपना एक मुकाम बनाया और यहाँ तक की यात्रा तय की है। तो आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने बीएससी एजी करने के बाद कानपुर से आपने एमएससी एजी किया, लखनऊ सीएसआईआर से आपने रिसर्च किया, पंतनगर विश्वविद्यालय में 1969 से 1979 तक लगभग 10 साल का समय एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में दिया। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 साल तक कृषि वैज्ञानिक रहे। 1984 में आप विश्व बैंक में राइस स्पेशलिस्ट के रूप में ज्वाइन किया, वहाँ भी 5 साल तक आपने सेवाएं दी। फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में आपने काम किया। आप प्रमुख बहुत बड़ा नाम है जिन लोगों को कृषि के क्षेत्र में जानते होंगे, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के साथ आपको काम करने का मौका मिला, वहाँ ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के रूप में आपने काम किया। 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्वाइन किया और 40 देशों में काम करने का लगभग आपको अवसर मिल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2006 में अवकाश लेने के बाद भी इन्होंने अपने को कभी रिटायर नहीं माना, और आज जो काला धान की इतनी ज़्यादा पहचान बनी है, वैश्विक पहचान आपने दिलाने में बहुत बड़ा आपका योगदान है। तो इसलिए आप हमारे लिए आज किसान भाइयों, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी कि कैसे काला धान की जो है उपज हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके लिए खेत की तैयारी करें। तो आइए हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। आपने रिटायर होने के बाद, आपको रिटायर तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप 2006 में आपने अवकाश लिया, और उसके बाद काला धान पे काम करने का कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आई? देखिए, पहले तो काला धान नहीं, उसको काला नमक कहा जाए तो ज़्यादा काला नमक पर हम जब 40 साल बाद अपने देश लौटे वापस, तमाम नौकरियां करके जी, तो लोगों से हमने कहा कि क्या समस्या है यहाँ किसान की जो हम करें, क्योंकि हम तो समस्या तलाशते हैं, जी, समाधान तो हम खुद तलाशते हैं, जी, समस्या लोगों की। जी। तो लोगों ने कहा साहब ये काला नमक धान यहाँ हुआ करता था और अब ये विलुप्त हो जाएगा जी। तो हमें याद आया अपना बचपन। तो मैंने कहा हमारे भी बाबा माने पितामह जी, वो भी काला नमक की खेती करते थे, और चूँकि ये लंबी अवधि की है तो हम लोग भी कभी कभार रात को कटाई से पहले जानवर नुकसान न पहुंचावे तो खेत में भी रखवाली करने जाते थे। तो हमने कहा कि ख़त्म हो गया? तो बोले हाँ, अब तो आपके घर भी नहीं लगता है। तो हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। मैंने कहा देखो, मैं अब वापस आ गया हूँ आज़ाद होकर, रिटायर होकर नहीं, आज़ाद होकर वापस आ गया हूँ। काला नमक अब ख़त्म नहीं होने पाएगा। और वहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे अनुसंधान की काला नमक के ऊपर। तो पहले तो हमने समस्याओं को और गहन अध्ययन किया। लोगों ने कहा साहब इसके ख़त्म होने के
तो 3 कारण हैं। पहला कारण है इसका स्वाद और सुगंध जो पहले होता था वो गायब हो गया है। जी, जी। दूसरा कारण है कि आज तक खाली काला नमक एक समझिए नाम है, इसको कोई प्रजाति नहीं विकसित की, किसी ने कोई अनुसंधान नहीं किया। और तीसरा और प्रमुख कारण ये है कि पैदावार चूँकि इसकी कम होती है तो काला नमक की खेती करना घाटे का सौदा है। और बाज़ार में आपको 1 भी किलोग्राम काला नमक चावल खरीदने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वही लोग खेती कर रहे थे जिनको कि काला नमक का स्वाद इतना पसंद था कि घाटा मुनाफा का बिना ख्याल किए हुए काला नमक की खेती करते थे। जी, जी, जी। तो ये जब कारण पता लगा, हमने कहा देखिए जब जो है कारण पता लगता है तो उसका निवारण भी आसान होता है। डॉक्टर भी आपकी दवाई आपके बीमारी की इसी तरह से कराता है। तो हमने कहा ठीक है, हम कारण पता लग गया, अब इसका निवारण हम करेंगे। तो हमने फिर एक मुट्ठा धान इकट्ठा किया महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर यहाँ के किसानों से, और वहाँ हमने पाया कि जो धान है जिसको ये काला नमक कहते हैं वो भी तरह तरह का है। तो हमारी समझ में एकदम आ गया कि ठीक है, ये लैंड रेस है और हर किसान अपना खाने के लिए लगाता है, थोड़ा उसी में से बचा के रख लेता अगले साल लगाने के लिए। और प्रकृति में जिसको उत्परिवर्त कहते हैं, अंग्रेजी में म्यूटेशन, वो होता रहता है क्रॉसिंग होती रहती है, सेग्रीगेशन होता रहता है। इस नाते तरह तरह के काला नमक हो गए हैं। हर किसान अपना रखता है तो हर किसान का अलग अलग हो गया। तो उसमें जो सबसे अच्छा एक सिद्धार्थनगर का हमको मिला नमूना नंबर 3। हमारे पास 250 किस्म के नमूने थे। जी, जी। तो 250 में 3 नंबर का जो नमूना था अच्छा लगा हमें, उसको हमने उत्तर प्रदेश कृषि विभाग से जांच कराया। भारत सरकार से उसको हमने 2007 में उसको नोटिफाई कराया और उसका नाम भी वही रखा, काला नमक 3 या KN3 संक्षेप में। फिर ठीक करने का एक ही तरीका था, हमने उसको बौना किया, क्योंकि ये लोग ये भी कहते थे कि एक तो इसका स्वाद गड़बड़ हो गया है और दूसरा जो है वो उपज इसकी बहुत कम है। तो हमने कहा ठीक है, अगर उपज इसकी कम है तो हम इसका उपज जो है ठीक करेंगे। तो बौना किया और जो गिरता था वो गिरना बंद हो गया, इसका उपज इसकी बढ़ी छोटा हो जाने के बाद। हम लोग ज़रा सा बात ये करें कि अब ये सीज़न जो है जी, क्योंकि अब ये मौसम खरीफ की बुआई का है, खरीफ की फसल की किसान तैयारी कर रहे हैं। जी जी। तो अभी जो किसान भाई हमारे सुन रहे हैं तो उनको इसके लिए अपने खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जैसे ये आपके सिद्धार्थनगर के अलावा कितने ज़िलों में बोया जाता है, गोरखपुर आसपास? जी, हम उसी बात पर ला रहे थे आपको। जी। तो जो छोटा हुआ तो छोटे में बौना काला नमक 101 पहली प्रजाति हम ले आए, बौना काला नमक 102 उसको सुधार के बनाया, और अभी जो सबसे अच्छी प्रजाति है बौने में, जिसकी उपज जो KN3 है या पुराना वाला उसकी दुगनी है। जी। तो दुगनी पैदावार, गिरता नहीं, स्वाद और सुगंध वही है। तो इस समय किसान जो खेती कर रहा है वो काला नमक किरण का, उसका नाम हमने किरण, काला नमक किरण, हाँ जी। उसकी खेती का यही समय है। और इस समय बीज हम लोग अपने वहाँ से दे रहे हैं। सारा बीज इसका हमारी संस्था जो है PRDF गोरखपुर में स्थित है, यही बनाती है और यहीं से किसानों को हम बीज इसका मुहैया कराते हैं। जैसे मान लीजिए जो किसान हमारा देवरिया में सुन रहा है या महाराजगंज में सुन रहा है और उसको इसका बीज चाहिए, तो वो कैसे आपसे संपर्क करे? एक तो प्रचार प्रसार है अपना जी। तो एक तो हमारे नंबर पर वो फ़ोन करते हैं जी। दूसरा है हमारा वेबसाइट है PRDF-agri.com। आप अपना नंबर भी एक बार बोल देंगे क्या? हमारा नंबर है 9450966091। एक दफ़ा हम इसको हिंदी में बोलेंगे जी। 94509660 और 91। तो इस पे भी किसान संपर्क कर रहे हैं और बीज मंगवा रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि ठीक है, सिद्धार्थनगर में भगवान बुद्ध ने प्रसाद के रूप में दिया था, लेकिन हमने इसका भौगोलिक सूचकांक कराया और ये पाया कि अगर अच्छी खेत में इसकी खेती की जाए तो बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल और देवीपाटन मंडल के जो 11 ज़िले हैं, इनमें भी वही स्वाद और सुगंध है जो कि
सिद्धार्थनगर ज़िले के है। किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है जी, इसको थोड़ी, क्योंकि लंबे अवधि की फसल है, 140-45 दिन की है जी, तो ये भारी मिट्टी चाहिए इसको, जी। जिसको हम यहाँ आसानी भाषा में मटियार, जड़हनिया या दोमट इस किस्म की ज़मीन कहते हैं, जहाँ की पानी थोड़ा लगता है, खड़ा होता है। अगर बलुई ज़मीन में इसको लगा देंगे तो शाम को पानी देंगे, सुबह तक गायब हो जाएगा। देखिए महाराजगंज में भी कुछ इलाके में लोग बो रहे हैं क्या? जी जी जी, देवरिया में है इस समय हमारे पास 1000 किसान हैं जी। इस समय कुशीनगर में हमारे 100 किसान हैं जी। गोरखपुर में भी 1500 किसान हैं, महाराजगंज में 1000 किसान हैं, सिद्धार्थनगर में, इस तरह से 11 ज़िलों में जहाँ इसकी खेती हो रही है, अच्छी ज़मीन में, निचली ज़मीन में, जहाँ सिंचाई का साधन उपलब्ध है, या तो नहर का है और या तो ट्यूबवेल का है, तो उनमें अच्छी पैदावार हो रही है और पूरा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद चावल उसको मिल रहा है। इस समय जो जैसे अभी धान की रोपाई तो अभी बाद में जुलाई में होगी, लेकिन अभी उसके लिए बीज लोग डालेंगे, जैसे आपके काला नमक का ही डालना हो, तो उसके लिए खेत की तैयारी या उसमें कुछ खास इसके लिए खेत की तैयारी करनी पड़ती है? जी जी जी, थोड़ा सा उसके बारे में। तो ऐसा है कि अधिकांश लोग रोपाई से काला नमक की खेती करते हैं। जी। रोपाई के मतलब पहले इसकी बेहन उगानी होती है जी। और बेहन उगाने का जो सबसे उचित समय है वो 15 जून से 30 जून के बीच में है। तो मतलब वो समय आ रहा है आपका? ये समय आ रहा है, तो किसान इसीलिए बीज मंगा रहे हैं इस बात का। जी। तो अब वो इसकी खेत की तैयारी कर लेते हैं जी। और आमतौर पर जितने खेत में वो लगाना होता है उसके 1/10वें हिस्से में ये नर्सरी इसका डालते हैं और 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता बीज। तो इस 10 किलोग्राम बीज को 1/10 एकड़ में लगाते हैं। उसमें थोड़ा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या ऐसा कुछ है जिससे थोड़ी मिट्टी हल्की हो जाए। जी। तो क्योंकि फिर उखाड़ने में जड़ें कम टूटेंगी। जी जी जी। तो हल्की मिट्टी में गोबर की खाद वगैरह डाल के इसको उठाएंगे। 1 महीने की जब ये पौध हो जाएगी तब इसको उखाड़ के मुख्य खेत में लगाएंगे। जी जी। अच्छा, इसके लिए सिंचाई कितनी बार करनी पड़ती? अब देखिए, ये बड़ा माने अच्छा प्रश्न है। जी। सिंचाई अगर मिट्टी भारी है जी तो ये समझिए कि कभी कभार तो अब जैसे बरसात अगर हो गई तो सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। भारी मिट्टी एक बार सिंचाई अगर वर्षा अच्छी हो गई तो 2-3 हफ्ते बड़े आराम से निकल जाता है। जी जी। और सिंचाई अगर करनी है तो ये भी वही 2 हफ्ते में एक बार। हाँ, एक बात किसान भाई ये ज़रूर नोट कर लें, ये हमारे 20 वर्षों का अनुभव का निचोड़ है जी कि 15 सितंबर से लेके और 30 अक्टूबर तक जी इसके खेत में पानी होना अति आवश्यक है। इसके पहले तो दरार नहीं फटना चाहिए खेत में, खेत गीला हो लेकिन पानी खड़ा हो तो भी या न खड़ा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पानी खड़ा हो 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक तो इसकी बाली 30-30 सेंटीमीटर की होती है, एक बाली। जी। और 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार किसान ले सकता है। तो पानी का प्रबंधन इसका 15 सितंबर से, क्योंकि 15 सितंबर को इसमें नीचे बाली बनती है, नीचे में पत्ती बनना बंद हो जाता है, पौधे में बाली बनती है, उसको नीचे से ऊपर आने में लगभग 1 महीना लगता है। तो 15 अक्टूबर के आसपास इसकी बाली ऊपर आती है और फिर दाने में दूध भरता है। तो इस अवस्था में उसको पानी की आवश्यकता होती है। जी जी जी। अभी आपने एक बात की चर्चा की, जैसे हम लोग पहले घरों में जब ये काला नमक चावल बनता था तो उसकी सुगंध बहुत दूर तक जाती थी। क्या उस सुगंध के ऊपर अब जो पुराना जो जिस तरह का वो उस तरह का सुगंध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, सुगंध तो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है जी। उसके हर एक दाने के हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उससे कौन होता है, लेकिन वातावरण का बड़ा असर पड़ता है। जी। सुगंध वाले तमाम इसमें तत्व हैं, रासायनिक तत्व हैं और ये भी करीब 40 के आसपास हैं। सबसे ज़्यादा है 2-अमाइलोपाइरिलीन जो रसायन है। इसका जो उड़ने का, हवा में उड़ने का तापक्रम है वो 30 डिग्री है। तो अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर
वो चावल ज़्यादा रह गया ज़्यादा दिन या धान रह गया तो जाहिर बात है कि वो हवा में उड़ेगा। जी जी वातावरण में भी तमाम बदलाव आए हैं, क्योंकि वो बदलाव जो हम लोगों के बचपन का था वो अब नहीं रह गया है। मिट्टी बदल गई, पानी बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो कुछ तो फ़र्क है, लेकिन फिर भी अगर किसान बिना यूरिया डाई डाले हुए इसकी जैविक खेती करे जी, इसमें उसको सबसे अच्छी सुगंध मिलेगी और उसको वही पुराने दिन याद आ जाएंगे कि एक घर में पकता है तो 10 घर में इसकी महक पहुंचेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आजकल सबसे ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ हैं या जो हमारा अन्न है, सब्जियां हैं, इसमें कीटनाशकों का और रासायनिक खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या हमारे किसान जैसे इसमें बगैर यूरिया और डाई का इस्तेमाल किए हुए इसकी खेती कर सकते हैं? जी, सरकार देखिए, भारत सरकार भी हर तरह से मदद कर रही है, हमारी नहीं, काला नमक की नहीं, किसान की भी। एक बहुत बड़ी भारत सरकार कृषि मंत्रालय की योजना है जी, उसका संक्षेप में अंग्रेजी में PKVY कहते हैं, हिंदी में उसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना जी। तो ये इस समय जो उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में से ये करीब 68 ज़िलों में ये योजना लागू है। तो हमारे गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, जहाँ की काला नमक का मुख्य क्षेत्र है, यहाँ पे भी योजना लागू है और 1000 से लेकर 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से बिना यूरिया, बिना डाई और बिना जो जहर हैं कीड़े बीमारियों मारने के लिए, इनको बिना उपयोग किए हुए कैसे आप अच्छी खेती कर सकते हैं। तो कभी कभार तो कंपनियां भी डराती हैं, जहां ये सब आपने बंद किया आपकी पैदावार घटेगी, जो झूठ है, मिथ्या है। ये हम लोगों ने 50 जगह इसको साबित कर दिया है कि अगर आप जैविक तरीके से खेती करेंगे तो आपकी पैदावार बढ़ेगी, हम लोगों के बताए तरीके से, घटेगी नहीं, और स्वाद और सुगंध ये बना रहेगा। अपना अनुभव बता दूं, यदि आप काला नमक के खेत में यूरिया का इस्तेमाल करिए तो निश्चित है कि ये जो चावल है, जो मुलायमियत जिसके नाते काला नमक जाना जाता है, वो मुलायमियत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप वही हरी खाद डाल के या गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब डाल के खेती करें तो मुलायमियत वही रहेगी। और कुछ तरीके किसानों को अपनाने होंगे, मेरा ख्याल उसकी चर्चा हम लोग जो है करना चाहेंगे वो नवंबर में एक दफ़ा पुनः, कि कैसे क्या करें कि जो उसकी सुगंध है और गुणवत्ता है वो बनी रहे। बारीक बातें हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दें। ये ऐसा है कि पहली बात तो है कि जैविक तरीके से खेती करें। दूसरी बात है कि आजकल कटाई जितनी है वो सब की सब कंबाइन हार्वेस्टर से हो रही है। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई हुई दिन भर की, और किसान उसको ला कर इकट्ठा करके अपना ट्रॉली से घर पर ढेर लगा दिया कि अब कल फैलाया जाएगा। लेकिन अगर किसान गौर से देखें, उस ढेर में से सुबह सुबह भाप निकलती है। अब भाप आप जानते हो कि बिना 60-70 डिग्री तापक्रम हुए भाप नहीं निकलेगी। तो अब जो हमने बताया था ना कि सारे रासायनिक तत्व हैं जो 40 के करीब, उनका सब का तापक्रम, वाष्पन तापक्रम वो 30 डिग्री है। तो बताइए वो 60-70 पर महक उसमें कैसे रहेगी। तो इस नाते किसान ने ध्यान रखें कि जैसे कटा के ले आते हैं उसको फैला दें। दूसरी बात, जब फैलाएं उसको, चाहे छत के ऊपर फैलाएं चाहे खलिहान में, तो पतली तर हो, यानी कि 6 इंच मोटी तय लगा के और रात दिन सूख रहा है, पतली तय हो, और 3 या 4 दिन से ज़्यादा मत सुखाएं, क्योंकि वो ज़्यादा सुखाएंगे तो एक तो वो उसकी जो ज़्यादा गर्मी उसको मिलेगी और महक उसकी उड़ जाएगी। इसलिए 3 या 4 दिन से सुखाने के बाद उसको डहरी, कुठला या जूट के बोरे, उसमें जूट या प्लास्टिक के बोरे में रखें ताकि वो थोड़ा ठंडा जगह रहे, और घर का जो सबसे ठंडा जगह है वहाँ रखें, ताकि ये जो आजकल देखिए 45-46 या 50 डिग्री तापक्रम हो रहा है, इसके ऊपर तो एक दिन में रख दीजिए बाहर धान, तो सबका सब उसकी महक उड़ जाएगी। तो सुगंध एक तरह से समझिए, एक तरह से तेल है, तैलीय पदार्थ है, जैसे सेंट होता है
सेंट जैसे, ये भी एक तरह का सेंट है। और 30 डिग्री तापक्रम पर बेहतर तो हो कि जो बड़ी कंपनियां हैं उसको ठंडे घर में रखें। एक हमने अभी बनवाई है सिद्धार्थनगर ज़िले में, वहाँ पे सारा धान और चावल वो 20 डिग्री तापक्रम पर रखा जाता है, तो उसमें सुगंध बनी रहती है। एक चीज़ ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे इसमें रोग कौन सा लगता है, जो काला नमक धान है इसकी फसल में कोई रोग से बचाने के लिए कि किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, रोग तो इसमें जैसे झोंका रोग है ऐसा कुछ लगता नहीं, कभी नहीं लगता। अच्छा। एक रोग इसमें लगता है जो अक्सर सितंबर महीने में देखने में आएगा, जिस समय बाली बनना शुरू होगा नीचे जी, तो जो है उस समय पौधे में थोड़ा उसकी शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप पौधे को उखाड़ के थोड़ा अपने मुंह में भी चूसिएगा तो हल्का सा मिठास नज़र आएगा। तो एक ऐसी बीमारी है जो उसी समय आती है और वो उसको शीथ ब्लाइट कहते हैं अंग्रेजी में। और जो पत्ती का निचला वाला हिस्सा है वो सड़ने लगता है उसी ज़्यादा शक्कर होने के नाते। तो उसको रोकने का तरीका है कि ट्राइकोडर्मा 2 बार इसका छिड़काव कर दें। ट्राइकोडर्मा आजकल सरकारी गोदाम में मिल रहा है, बड़ा सस्ता है और ये तो 70-80 रुपया किलो के हिसाब से मिल जाता है। 2 बार इसको छिड़काव कर दें। और भी हैं रासायनिक दवाइयाँ, लेकिन चूंकि हम लोग जोर दे रहे हैं जैविक खेती पर, तो कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा आप लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रुक जाएगा। पहचान है इसकी कि पत्तियां ऊपर की इसकी पीली होने लगती हैं, क्योंकि नीचे सड़ गया तो ऊपर खुराक नहीं पहुंचती है, तो पत्ती पीली हो जाती है। ये एक रोग प्रमुख लगता है, लेकिन वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में लगता है। तो किसान उसका ध्यान रखें कि जैसे दिखाई दे तुरंत ट्राइकोडर्मा। अच्छी उपज लेने के लिए काला नमक की क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? पहली बात तो है कि इसमें देखिए पौधे को 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला खुराक और दूसरा कीड़े और बीमारियों से बचाव। तीसरी चीज़ की ज़रूरत पौधे को नहीं होती है। खुराक के लिए चूँकि हम मना करते हैं कि आप यूरिया या डाई मत डालिए, क्योंकि स्वाद और सुगंध जो है क्वालिटी जिसको कहते हैं ना, वो ख़राब नहीं होगी। तो उसको अब जो पूरा करने के लिए हम सलाह देते हैं, ये बड़ा अच्छा टाइम है ढेंचा लगाने का, हरी खाद। तो ढेंचा हो, सनई हो, मूंग हो, ये सब 2 दाल वाली फसलें हैं। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं और जिसमें 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टर मिल सकता है। अभी हम लोगों ने भी अपने वहाँ भी ढेंचा लगवाया हुआ है। 40 दिन के बाद हम इसको पलट देंगे बड़े आराम से। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन कि मतलब ये कि जो 4 बोरा यूरिया मिलेगा वो इससे मिल जाएगा। और थोड़ा मोड़ा अगर गोबर की खाद हो या मुर्गी की खाद हो तो और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना काला नमक को। तो एक तो खुराक हो गई, तो इससे आपको खुराक मिल गया। दूसरे हमने बताया कि इसमें बीमारी के नाम पर तो खाली शीथ ब्लाइट लगता है। कीड़ों के नाम पर जब इसके दाने में दूध बनने लगता है उस समय दूध का रस वो दूध चूसने वाले कीड़े, जैसे गंधी कीड़ा हुआ, कुछ मक्खियाँ हैं वो आती हैं, उनको आपको भगाना या मारना है। और उसमें भी हम मना करते हैं कि कोई भी रासायनिक चीज़ें मत डालिए। अपने घर में आप बना सकते हो, उसमें 200 लीटर पानी में थोड़ा सा 4-5 किलो गाय का गोबर डाल दीजिए। सड़ाने वाला अगर डिकम्पोजर हो वो डाल सकते हैं 1 कैप्सूल। नीम की पत्ती, नीम का फल, नीम का फूल जो भी मिलता हो, और धतूरा, भांग, मतलब जो भी पौधे बकरी नहीं खाती उनको इसमें डाल के सड़ा लें 2 हफ्ता। सड़ाने के बाद इसको रोज़ चलाते रहें डंडे से, तो ये 2 हफ्ते में करीब सड़ जाएगा। और फिर उसको छान लें कपड़े से, और कपड़ा से छानने के बाद फिर इसको स्प्रे में डाल के छिड़कें, तो कोई भी कीड़ा नहीं बचेगा जो उसका रस चूसे। तो बीमारी के नाम पर शीथ ब्लाइट और कीड़ों के नाम पर गंदी या गंदिया कीड़ा जिसको किसान कहता है, जो बदबूदार बड़ा होता है, लंबे लंबे पैर उसके होते हैं। तो इसके लिए और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसान को। आप इतना काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो और कोई किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश हमें देना चाहेंगे, हमारे गुरु डॉक्टर स्वामीनाथन कहा करते थे अंग्रेजी में, पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर, कि जहाँ धान है वहीं दरिद्रता है।
तो मैंने उनसे पूछा जी। कि आखिर इसका विकल्प क्या, हम तो धान वाले क्षेत्र से आते हैं, जहाँ धान है वहीं दरिद्रता है। वही दरिद्रता है। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ विशिष्ट किस्म के धान हैं जिनका दाम ज़्यादा मिल सकता है, उससे दरिद्रता भागेगी। जी। तो काला नमक एक विशिष्ट किस्म का धान है जी जिसकी कीमत कम से कम दुगुनी तिगुनी भी मिल जाती है। जैसे अभी भी हम लोग धान खरीदवा रहे हैं और डंके की चोट पर कहते हैं जिस किसान के पास है इस समय धान, वो 4,000 रुपया कुंटल बड़े आराम से बेचे, बनिया 1,500 में ले रहा है। जी जी और हम कहते हैं कि काला नमक आप लगाओ जी जी तो आपको 4,000 रुपया मिलेगा। तो इस नाते जो सलाह है किसान की कि सामान्य धान जहाँ आपके पास जो खेत है, अगर वो काला नमक लगाने वाला उगाने के लिए उपयुक्त है तो आप काला नमक लगाइए, दूसरे धान को भगा के दरिद्रता भगाइए। जी 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 चलिए चौधरी जी, आप आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले हफ्ते हम फिर किसी ऐसी शख्सियत को लेकर के आएंगे। तब तक आप सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।